नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिंट एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान का हम लोगों का ये आज का 6वां क्लास है। इसके पहले 5 क्लास यानी 5 वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है बाल विकास मनोविज्ञान यूपी टेट 2026 के लिए। तो अगर वो 5 वीडियो आपने नहीं देखा है सीडीपी का तो ज़रूर देखिएगा उन 5 क्लास को। 5वें क्लास में यानी कि लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट और बाल विकास की परिभाषा, जिसमें अनेक विद्वानों ने बाल विकास की जो अलग अलग परिभाषाएं दी थी उसमें से कुछ को मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे कि हरलाक ने कहा था कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम रहता है। वहीं अगर बात करेंगे मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल के द्वारा तो उन्होंने कहा था कि बालक स्वयं विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा है। मनोवैज्ञानिक क्रो कहते हैं कि वह अध्ययन जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है उसी को हम बाल विकास कहते हैं। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जन्म से लेकर के परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है उसी को हम बाल विकास कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट 5वें वीडियो में पढ़ा था। अब आज के इस 6वें क्लास में यानी कि 6 वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि का अर्थ और अवधारणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं विकास से। विकास क्या है दोस्तों? विकास यानी कि डेवलपमेंट, विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बालक में होने वाले परिवर्तनों में गति और मात्रा में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अर्थात ये परिवर्तन वृद्धि और विकास दोनों प्रकार के होते हैं जो भी मनुष्यों में विकास होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे आपका वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। दोस्तों शैशवावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में जैसे कि लंबाई, चौड़ाई तथा भार में परिवर्तन होता रहता है। साथ ही साथ कोशिकाओं, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों और अस्थियों में भी परिवर्तन होता रहता है। यही वृद्धि होता है, इसी को वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। यानी कि बचपन से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक शरीर में जो आकार में, लंबाई, चौड़ाई और भार में परिवर्तन होता है उसी को हम वृद्धि कहते हैं। मांसपेशियों, हड्डियों, तंत्रिकाओं में जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, उसी को वृद्धि कहा जाता है। व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि को मापा जा सकता है, यानी कि शारीरिक वृद्धि को हम माप सकते हैं। पूर्व की अपेक्षा व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, भार में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो उसे वृद्धि कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, तो विकास और वृद्धि में आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, आपको और डिटेल समझ में आएगा। वृद्धि की कुछ परिभाषाएं होती हैं दोस्तों। डिफिनीशन ऑफ ग्रोथ, प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के विचारों को जिसमें देखेंगे कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं वृद्धि के बारे में। देखिए, फ्रैंक महोदय ने कहा था कि वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे कि लंबाई और भार में वृद्धि। यानी कि लंबाई, आकार, भार में वृद्धि अगर हो रही है तो मतलब ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में, उस मनुष्य में, उस आदमी में वृद्धि हो रहा है, उस बच्चे में वृद्धि हो रहा है। मनोवैज्ञानिक मुनरो कहते हैं कि वृद्धि से मतलब ये है कि शरीर, आकार और भार में पाई जाने वाली वृद्धि, वही इसी को वृद्धि कहे जाएंगे। सेम लगभग फ्रैंक और मुनरो की बातें सेम है कि शरीर के आकार, भार में जो परिवर्तन होगा उसी को हम वृद्धि कह सकते हैं। सोरेनसन कहते हैं, मनोवैज्ञानिक सोरेनसन, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है और ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। अर्थात सोरेसन जो कह रहे हैं ये भी ठीक ही कह रहे हैं। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्धि हम उसी को कहेंगे जिसको हम माप सकें, जिसका मापन संभव हो उसी को हम वृद्धि कहेंगे। और सेम चीज़ें वही है कि शरीर
शारीरिक आकार में, अंगों में, भार में वृद्धि हो रही है तो क्या है, वो ग्रोथ है। विकास के बारे में देखते हैं दोस्तों, विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होगी। गर्भाधान से लेकर के मृत्यु के क्षणों तक हम मात्र शारीरिक रूप से ही परिवर्तित नहीं होते हैं, बल्कि हम सोचने, भाषा के उपयोग तथा सामाजिक संबंधों को विकसित करने के तरीकों के आधार पर भी बदलते रहते हैं। विकास गतिशील क्रमबद्ध परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति के विकास पर वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत प्रभाव रहता है और विकास की एक निश्चित दिशा भी होती है। तो दोस्तों, मेंटल, सोशल, इमोशनल और फिजिकल, ये चारों प्रकार से जो है विकास होता है किसी बालक का, किसी व्यक्ति का। आगे देखते हैं कि विकास कितने प्रकार का होता है, उसमें और स्पष्ट समझ में आएगा। दोस्तों, विकास के प्रकार और विशेषताओं की बात करेंगे तो विकास को दो प्रकार से बांटा गया है, मात्रात्मक और गुणात्मक। पहला मात्रात्मक क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं। शारीरिक विकास का पक्ष इसके अंतर्गत आता है, मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत, जैसे कि लंबाई, भार आदि। अर्थात जिस परिवर्तन को मापा जा सके, जैसे कि ये आपका लंबाई को मापने के लिए आपका ये स्केल है और वजन को मापने के लिए आपका ये किलोग्राम है, तो ये मात्रात्मक क्वांटिटेटिव चेंजेस में आएगा। वहीं गुणात्मक परिवर्तन की बात करेंगे, क्वालिटेटिव चेंजेस के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा परिवर्तन जिसकी सही माप न की जा सके, जैसे कि मानसिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये ऐसे विकास हैं जिनको आप सही तरीके से माप नहीं सकते हैं। ये मेंटल होता है एक तरीके से कहेंगे तो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अंदाजा लग गया होगा कि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। दोस्तों, विकास की प्रक्रिया फ्लेक्सिबल होती है या संशोधन योग्य है, ठीक है। वृद्धि जो है विकास का ही एक पक्ष है, यानी कि विकास के एक तरीके से कहें तो विकास के अंदर ही वृद्धि भी शामिल होती है। चलिए आगे देखते हैं विकास की कुछ परिभाषाएं, डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों का क्या मत है, क्या दृष्टिकोण है विकास को लेकर के, उन्होंने क्या कहा है। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई कुछ विकास की परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं मनोवैज्ञानिक स्किनर। स्किनर कहते हैं कि विकास जीव व उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मतलब कि विकास जीवित प्राणी, जीवित जीव और इन्वायरमेंट, वातावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होता है उसी का परिणाम बोलते हैं विकास को, स्किनर महोदय हरलाक कहते हैं कि प्राणी में होने वाले क्वालिटेटिव चेंजेज को विकास कहा जाता है। मतलब कि जो भी व्यक्तियों में क्वालिटेटिव, गुणात्मक एक तरीके से कहें परिवर्तन होता है, उसी को हम विकास कहते हैं। वो क्वांटिटेटिव को नहीं, क्वालिटेटिव को कह रहे हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक सेल महोदय कहते हैं कि विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होता है। मतलब कि बच्चों में जो भी बच्चों में जो भी कुछ नई विशेषताओं और क्षमताओं का जो विकास हो रहा है उसी को डेवलपमेंट मान रहे हैं सेल। सोरेनसर कह रहे हैं कि सामाजिक वृद्धि व विकास का मतलब है अपनी दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। थोड़ा सा नपातुला इनका जवाब है सोरेनसर का। ये कह रहे हैं कि सामाजिक वृद्धि और विकास का अर्थ है कि अपनी दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि करना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, कैसे हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। दोस्तों, ग्रोथ क्या है, सबसे पहले देखिए वृद्धि, ग्रोथ क्या है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास जो है वो आंतरिक होता है। बाह्य, वृद्धि बाहरी होता है और विकास आंतरिक होता है। दूसरा पॉइंट है, यह दिशाहीन होता है। वृद्धि का कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन विकास एक निश्चित दिशा में होती है, इसका डायरेक्शन होता है।
तीसरा पॉइंट है वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, अर्थात व्यक्ति की लंबाई, भार आदि में परिवर्तन होता है। वहीं अगर बात करेंगे विकास के बारे में तो विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, साथ ही मात्रात्मक भी है। सभी पक्षों में उन्नति होती है विकास के अंतर्गत। चौथे पॉइंट में देखेंगे तो एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, यानी कि वृद्धि हमेशा नहीं होती, जीवन भर नहीं होती है। वृद्धि जो है एक समय के बाद, यानी कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद से उसकी लंबाई बढ़नी रुक जाती है। हालांकि वजन तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन जो उसकी एक लंबाई है वो 18 साल तक बढ़ने के बाद रुक जाता है। वहीं विकास के बारे में बात करेंगे तो विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, विकास जीवन भर होता रहेगा। थोड़ा बहुत जानकारी आप हर साल लेते रहेंगे, हर समय लेते रहेंगे, हर क्षण आदमी कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और सीखता भी है। वृद्धि और विकास में अगला पॉइंट 5वें नंबर पर दिया गया है कि वृद्धि विकास का ही एक भाग है। मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि भी आती है। वहीं विकास क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है, एक बहुत विस्तृत प्रोग्राम है विकास, डेवलपमेंट। छठवां पॉइंट कह रहा था कि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एक डायरेक्शन में होता है। सातवां पॉइंट अपना कह रहा था कि वृद्धि को सीधे माप सकते हैं, जैसे कि कितनी ऊंचाई है, 5 फीट 10 इंच लंबाई है या 70 किलो वजन है, ये नाप सकते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं। लेकिन विकास सीधे मापा नहीं जा सकता है, जैसे कि बुद्धि आप माप नहीं सकते हैं। हालांकि बुद्धि को मापने का एक IQ लेवल दिया गया है, मेंटल एज अपान MA अपान QA, ठीक है। IQ मापने का एक MA अपान CA, ठीक है। तो यहाँ IQ मापने का एक तरीका है, लेकिन फिर भी हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वो आप माप पा रहे हैं। जैसे कि आप लंबाई और वजन एकदम एग्जैक्ट नाप रहे हैं, वैसे आप बुद्धि को माप नहीं सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आगे वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में अगर बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है और विकास के दौरान व्यक्ति में नई योग्यताएं और गुण विकसित होते हैं। और यह विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इससे संबंधित कुछ सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी तीव्र और कभी धीमी होती रहती है, परंतु यह चलेगी निरंतर, कंटिन्यू चलती रहेगी विकास की प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट है अपना समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। दोस्तों, यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जाति का एक फिक्स पैटर्न होता है विकास का। यदि मनुष्यों की बात करेंगे तो संपूर्ण पृथ्वी पर उनके विकास का समान पैटर्न है। सभी का शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक विकास समान रूप से होता है, यानी कि हर जाति का अपना एक फिक्स पैटर्न होता है, जैसे कि मनुष्यों का। वहीं जानवरों की बात करेंगे तो जानवरों में भी अगर शेर की बात करेंगे तो शेर का भी अपना एक फिक्स पैटर्न है। शेर के बच्चे जैसे पैदा होंगे वह शेर के जैसे ही पलेंगे, बढ़ेंगे। तो सबका एक फिक्स पैटर्न होता है, कहने का तात्पर्य ये है। आगे तीसरे पॉइंट में अगर बात करेंगे तो विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न। विकास की प्रक्रिया एक विशिष्ट क्रम को, यानी एक विशिष्ट क्रम को फॉलो करती है। जैसे कि एक बालक के विकास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले वह बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है और लास्ट में वो दौड़ना सीखता है, जैसा कि फोटो में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो क्या है, एक ये विशिष्ट क्रम है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट कह रहा था अपना सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। दोस्तों, विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं दिखती हैं, फिर उसके बाद विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि एक बच्चा सबसे पहले निरर्थक यानी कि बिना अर्थ वाले ध्वनियों को उत्पन्न करता है और बाद में धीरे धीरे सार्थक शब्दों को बोलने लगता है। तो ये क्या है, ये सामान्य प्रतिक्रियाओं से धीरे धीरे विशिष्ट प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं।
पहले आदमी थोड़ा थोड़ा गलत सीखता है, फिर उसी गलती को धीरे धीरे सही करते हुए धीरे धीरे सही चीज़ें सीख जाता है। तो वो समान प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत में आएगा। अगला आपका पांचवा आता है कि विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस रेट डेवलपमेंट। तो यहाँ विकास की गति एक समान नहीं होती है। इसी प्रकार शरीर के अंगों की विकास गति में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे खेल की रुचि बाल्यावस्था में चरम पर होती है, हाथ पैर आदि किशोरावस्था में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, छठवें पॉइंट की बात करेंगे तो सहसंबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन क्या कहता है? तो ये कहता है सहसंबंध का सिद्धांत कि बालक के विकास के गुणों में सहसंबंध कोरिलेशन पाया जा सकता है। यदि कोई बच्चा किसी एक गुण के विकास में मंद है, स्लो है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके किसी और गुण के विकास में भी वो मंद हो। तो कोरिलेशन का ये संबंध का सिद्धांत सहसंबंध का सिद्धांत बता रहा है। सातवें पॉइंट की बात की जाएगी एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बालक के मानसिक, संवेगात्मक व शारीरिक विकास परस्पर संबद्ध यानी कि रिलेटेड होते हैं और इन सबका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। जैसे कि बच्चा पहले उंगलियों को फिर हाथ को चलाता है, फिर ऐसे ही शरीर के विभिन्न भागों को चलाना सीख लेता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो आठवां पॉइंट अपना कह रहा था कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों यह सिद्धांत कहता है कि विकास वातावरण व वंशानुक्रम से पूरी तरीके से प्रभावित होता है। जैसे यदि जीवन की शुरुआत में कुपोषण या गंभीर रोग हो जाए तो वह जन्मजात योग्यताओं को शक्तिहीन बना सकते हैं। वंशानुक्रम आपको जन्मजात गुण, अवगुण, शक्तियाँ, योग्यताएं देता है जो सीधे सीधे विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वंशानुक्रम, विकास, अंतःक्रिया और वातावरण, इन तीनों का आपस में बहुत अच्छा संबंध है और तीनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। नवा पॉइंट अपना कह रहा था अवांछित व्यवहार के स्वतः दूर हो जाने का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर। कुछ ऐसे व्यवहार या कहें कि बैड बिहेवियर एक पर्टिकुलर अवस्था में ही देखने को मिलते हैं, उसके बाद वो अपने आप स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे बाल्यावस्था में बहुत ही शरारती होते हैं, परंतु कुछ समय के बाद स्वतः ही वो समझदार होने लगते हैं और वो आचरण, वो व्यवहार उनके अंदर से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब आगे बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता और विकास के आयाम में। तो 10वां पॉइंट अपना कह रहा था कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में यह बताता है, यह सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत बताता है कि विकास पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सभी के विकास का निजी स्वरूप होता है, यानी कि हर व्यक्ति में विकास एक जैसा सेम टू सेम नहीं होगा। एक ही उम्र के दो बच्चों के विकास में आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है। बच्चों के विकास में कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण वह अन्य से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये भिन्नताओं का सिद्धांत हमेशा लागू होता है, हर आदमी एक जैसा नहीं होगा। अब दोस्तों बात करेंगे विकास के प्रकार या आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मुख्य रूप से 4 प्रकार के आयाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका शारीरिक या गामक, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा आता है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा आता है आपका संवेगात्मक विकास, मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट। और चौथा आता है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों सबसे पहले शारीरिक विकास क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? तो शारीरिक संरचना और परिवर्तन एक निश्चित समय व आयु तक शरीर के अंगों व शरीर में होने वाले परिवर्तन व विकास को हम शारीरिक विकास कहते हैं। और यह विकास, शारीरिक विकास गर्भकालीन अवस्था से शुरू होकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, शारीरिक विकास 4 क्षेत्रों को प्रभावित करता है। सबसे पहले आता है आपका स्नायु मंडल का विकास, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट। दूसरा आता है मांसपेशियों में वृद्धि यानी कि मस्कुलर डेवलपमेंट।
तीसरा आता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और चौथा होता है आपका शारीरिक ढांचे में विकास यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर। तो 4 प्रकार से शारीरिक विकास होता है। अब आगे देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। देखिए, शारीरिक और मानसिक विकास के कुछ कारक होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट फैक्टर्स होते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले अनुवांशिकता जो है वो प्रभावित करती है विकास को। पर्यावरण जो है इन्वायरमेंट प्रभावित करता है, भोजन जैसा खान पान होगा वैसा भी वो भी विकास को प्रभावित करता है। व्यायाम जो एक्सरसाइज है वो भी आपका डिपेंड करता है आपके डेवलपमेंट पे, शरीर पे। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है आपका मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। हमारे मस्तिष्क व मस्तिष्क की क्षमताओं में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को मानसिक विकास कहा जाता है। मानसिक विकास के प्रभावित करने के कुछ कारक होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास में भी आपका जो आता है वातावरण जैसा इन्वायरमेंट होगा उस तरीके की सोच आएगी। वंशानुक्रम हेरिडिटी भी उसको डिपेंड करता है, विकास को, मानसिक विकास को प्रभावित करता है। और परिवार भी जो है, परिवार का बहुत असर होता है, जैसा फैमिली में बिहेवियर होगा वैसा ही बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला है आपका संवेगात्मक और सामाजिक विकास, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास क्या कहता है, इमोशनल डेवलपमेंट, बालक के इमोशंस में बदलाव आना और समय के साथ उनका विकास होना, इसी को हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस जैसे कि प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, डर आदि, ये सब क्या है, ये सब इमोशंस हैं। चौथा पॉइंट है आपका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार व आदतों का निर्माण होता है। इस विकास में समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बच्चा को देखकर समझकर प्रभावित होता है और अपने अंदर परिवर्तन लाता है। सामाजिक विकास में बच्चा क्या होता है कि बच्चा जो अपने आसपास, अपने फैमिली में, अपने अगल बगल आसपास पड़ोस में जो चीज़ें देखता है उसी को ऑब्जर्व करता है और उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और उसी के हिसाब से उसके शरीर में परिवर्तन होता है, उसके मानसिक विकास में परिवर्तन होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका एक आता है आपका ग्रंथियों का स्राव। ग्रंथियों के स्राव में सेक्रेशंस ऑफ ग्लैंड्स में आता है कि मानव शरीर के अंदर कई अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके कारण शरीर में विभिन्न रसों का उत्पादन होता है। शारीरिक व मानसिक विकास पर इन ग्रंथियों के स्राव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो गले में पाए जाने वाली पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम का उत्पादन करती है जो हड्डियों का निर्माण करता है। वहीं लैंगिक ग्रंथियों की कमी से किशोरावस्था देर से आएगी और अधिक सक्रिय होने से लैंगिक विकास जल्दी होगा। तो ये प्रभाव पड़ता है ग्रंथियों का स्राव यानी कि सेक्रेशंस ऑफ ग्लैंड्स का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पोषण का। तो न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, पोषण में वो तत्व आते हैं जो गहरी वातावरण से प्राप्त होते हैं। बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए पोषण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार वह भोजन है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व होते हैं और पौष्टिक आहार की कमी से शारीरिक दुर्बलता, दांत व त्वचा संबंधित रोगों का कारण होता है। थर्ड पॉइंट है शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश सभी लोगों के लिए आवश्यक है, परंतु बच्चों के विकास में यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसकी अनुपस्थिति में उनका शरीर कमजोर हो सकता है तथा शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश। आगे बात करेंगे दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कारक में रोग, चोट और बुद्धि। तो चौथा पॉइंट है अपना रोग और चोट, डिसीज एंड इंजरीज। बच्चों को यदि कोई चोट लग जाए तो वह उनके न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगी। बच्चों को किसी भी अवस्था में कोई बीमारी सीधे सीधे उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। पांचवा पॉइंट है अपना बुद्धि, इंटेलिजेंस। विकास पर प्रभाव डालने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि को माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तीव्र बुद्धि वाले बच्चों का विकास तीव्र गति से तथा मंद बुद्धि वाले बच्चों का विकास मंद गति से होता है। कुछ अगर बात करेंगे इसके बारे में तो यहाँ आप परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अध्ययन में टर्मन ने बताया था कि तीव्र बुद्धि वाले बच्चों में चलने की क्षमता 13 महीने में, वहीं सामान्य बुद्धि वाले बच्चों में 14 महीने में तथा मंद बुद्धि बच्चों में यह 22 महीने में विकसित होती है। ये चलने की अवस्था है, जो बच्चा जितना जल्दी चलने लगता है उसका विकास उतना जल्दी तेजी से होता है। छठवां पॉइंट आता है आपका लिंग भेद यानी कि सेक्स डिफरेंसेस।
लैंगिक भिन्नता न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास के गुणों को भी प्रभावित करती है। जन्म के समय लड़के लड़कियों की तुलना में थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। लड़कियां जल्दी ही मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेती हैं। 7वां पॉइंट है आपका प्रजाति स्पीसीज। तो प्रजाति भी बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। भूमध्य सागरीय तट पर रहने वाले बच्चों का शारीरिक विकास यूरोप के बच्चों की तुलना में जल्दी होता है। 8वां पॉइंट है अपना परिवार में स्थिति, पोजीशंस इन फैमिली। परिवार में पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरे व तीसरे बच्चे का विकास अपेक्षाकृत जल्दी होता है, क्योंकि छोटा बच्चा अपने बड़े भाई बहनों का अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। जिस घर में बच्चे को दूसरे बच्चे नहीं मिल पाते हैं, उसका विकास अपेक्षाकृत धीमा होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है अपना विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में संस्कृति, पर्यावरण और आनुवंशिकता। दोस्तों संस्कृति, कल्चर का भी बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास पर। बहुत से दार्शनिकों जैसे कि स्वामी दयानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि का यह मत है कि देश व समाज की संस्कृति बालक के विकास को बहुत प्रभावित करती है। जैसे कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि उसकी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता बच्चे के विकास को भी प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चा जिस प्रकार की संस्कृति को अपने आसपास देखता है वह उसी प्रकार से अपना व्यवहार परिवर्तन करेगा और वह उसी तरीके से उसको सीखता है। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे के विकास में। बच्चे के चारों ओर घटित होने वाले सभी क्रियाएं उसे प्रभावित करती हैं। बच्चा जहां पर रहता है वह भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, परिवार और लोग उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव तो पड़ता ही है, हेरिडिटी का। जीन्स के माध्यम से माता पिता की शारीरिक विशेषताएं उनके बच्चों में पहुंचना आनुवंशिकता है। यह बच्चों की विशेषताओं और विकास को बहुत अधिक प्रभावित करती है, जैसे कि बच्चे की लंबाई, शारीरिक बनावट, बुद्धि, योग्यता आदि। कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, मोटापा आदि भी जीन्स के माध्यम से बच्चों में जा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इस वीडियो में हम लोगों ने आज जो देखा है वृद्धि और विकास के बारे में बहुत विधिवत तरीके से हर एक पॉइंट को समझते हुए हम लोगों ने समझा है। तो ये वीडियो बाल विकास मनोविज्ञान CDP यूपी टेट 2026 के लिए स्पेशली था। बाकी CDP बाल विकास मनोविज्ञान आपका सुपर टेट में भी आता है, हर प्रकार के टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये आपका CDP बाल विकास मनोविज्ञान का ये 6वां क्लास था। इसके पहले 5 वीडियो हमने बना रखा है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से बहुत लाभ मिलेगा तैयारी करने में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।